चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। एक के बाद एक सभा, चौपाल, रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बस्ती लोकसभा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना लाभार्थी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने पहुंचे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीब के चूल्हे से लेकर अनाज तक की सारी व्यवस्था कर रही है। चाहे घरेलू गैस हो, सरकारी राशन हो या फिर आवास, सब कुछ गरीब को सरकार की तरफ से मिल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को एक मंच पर बुलाकर उनसे संपर्क किया जा रहा और उन्हें सरकार की उपलब्धियों से रूबरू भी करवाया जा रहा। अटल जी की याद में ये बना है और मोदी जी के 9 वर्ष जो पूरे हुए हैं शासन के, उसमें हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने का काम शुरू किया। मेरे पास 4 लोकसभा हैं, संत कबीरनगर, बस्ती, फैजाबाद और सुल्तान। इन चारों में हम अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। आज शाम को फिर एक कार्यक्रम है जो कार्यक्रम व्यापारियों का है। तो हम अलग अलग वर्गों से मिलकर नरेंद्र भाई मोदी के 9 वर्ष की उपलब्धियां जो हैं उनको बता रहे हैं। देखिए, पहली सरकार है जो हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाती है। तो आज आपने सुना, देखा कि हर योजना का जो जन्म हुआ है वो किसी ना किसी गरीब की तकलीफ को देख के हुआ है। अगर किसी बेटी के घर में, बहन के घर में गैस का सिलेंडर नहीं था, चूल्हा था, तो गैस का सिलेंडर दिया। शौचालय नहीं था, शौचालय दिया। घर नहीं था, घर दिया। लाइट नहीं थी, लाइट दी। जल नहीं था, जल दिया। जो एक घर में एक चाहिए वो हर चीज देश के प्रधानमंत्री ने दी है। और चूल्हा जलता रहे उसके लिए 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। मैं समझता हूं कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ इस सरकार ने दिया है। और सबसे बड़ा जो देश का मान सम्मान दुनिया में बड़ा है, ये सबसे बड़ा काम देश का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज अरविंद केजरीवाल लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर यूपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली अध्यादेश को लेकर केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ बैठक करेंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से समर्थन मांगेंगे। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ संजय सिंह मौजूद रहेंगे, तो वहीं आप पार्टी की तरफ से केजरीवाल, संजय सिंह और राघव चड्ढा मौजूद रहेंगे। साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से जया सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जया, देखिए, अब जो आने वाले दिनों में चुनाव है उसको लेकर के ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। लोकसभा का चुनाव और अखिलेश यादव की मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ, क्या पूरा विपक्ष अब एकजुट हो रहा है क्या? बिल्कुल आयुषी, आज राजधानी लखनऊ में खास तौर पे देखा जाए तो सरगर्मी तेज है। अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल की जो मुलाकात है वो समय जो मुकर्रर किया गया वो 2:30 बजे दोपहर का किया गया। इसके बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आपको बता दूं कि जो उनके डेलीगेशन में आ रहा है वो जो आयुषी मंत्री जो है शिक्षा मंत्री आ रही है और साथ ही साथ राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा सांसद है, संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ शामिल होंगे इस डेलीगेशन में। लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करेंगे और अध्यादेश जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश जो केंद्र सरकार के द्वारा लाएगा उस पर समर्थन की उनकी मांग है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल 23 मई को लगातार ये विपक्ष की एकजुटता को उन्होंने एक मोर्चा खोल रखा है इसके समर्थन में लगातार। इससे पहले आपने देखा कि ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की, एमके स्टालिन से मुलाकात किया, केसीआर से भी उन्होंने मुलाकात किया, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की। तो लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मुलाकात होने भर से सब कुछ नहीं हल हो जाना, क्योंकि अगर देखा जाए तो राज्यसभा में 233 जो है सांसद हैं, तो 233 सांसद में से सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो भाजपा के 92 सांसद है। तो क्या 92 सांसद भाजपा आ गए, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि विपक्षी एकजुटता की लामबंद हो रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की जो कोशिशें लगातार कर रहे हैं, ऐसे में उनके सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यसभा सांसद और जो अखिलेश यादव से जो मुलाकात करने आ रहा है उनके सिर्फ और सिर्फ 8 राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसे में किसी भी समर्थन यानी कि कानून को यानी अध्यादेश को अगर कानून का रूप देती है तभी भी आपको 117 सांसदों की उसमें जरूरत पड़ेगी।
के विरोध में, यानी कि किसी भी पक्ष को 117 सांसदों के राज्यसभा में समर्थन की बेहद आवश्यकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल 117 सांसदों का वो एकजुटता दिखा पाएंगे? क्या 31 सांसदों वाली राज्यसभा में बुलंद करने वाली आवाज कांग्रेस क्या उनके साथ खड़ी है? क्योंकि कांग्रेस को लेकर अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ रहा है ये सबको पता है, और किस तरीके से वो एकजुटता नहीं दिखाते, मंच पे साझा नहीं करते हैं, और किस तरह से अभी तक अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात भी नहीं की। हालांकि इनकी पैरवी को लेकर बिहार के नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि समर्थन हमें अध्यादेश के खिलाफ देना चाहिए। हालांकि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के बोला के अब मीडिया में कहते भी कि हम समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा जो आयुषी है यही है कि क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राज्यसभा में उनके 8 सांसद भाजपा की रणनीति को हमें नहीं लगता कि असफल करने में ये जो उनके सांसदों की संख्या है वो सफल रहेगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भाजपा के सांसद है 92 से अधिक सांसद है, कांग्रेस के 31 से अधिक सांसद, तो ऐसे में 8 सपा के वहीं पे 3 राज्यसभा में आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि एकजुटता को कैसे दिखा सकते हैं, और साथ में यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार नीतीश कुमार लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है अध्यादेश के पक्ष में लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे एकजुट दिखाते हैं, और साथ ही साथ ये भी सवाल है कि जिस तरीके से सांसदों की संख्या है क्या वो संख्या उनका समीकरण साधेगा, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि समीकरण साधते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी राज्यसभा में बिल को पास करने के लिए 233 में 117 सांसदों की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में 117 सांसद हैं? क्या ये तमाम विपक्षी एकजुटता करके 117 सांसदों की एकजुटता दिखने को मिल रही है? ये सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि ये आप सियासत कर सकते हैं, एकजुटता कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकती हैं कि ये उनको सहमति जाहिर करने से नहीं हो जाएगा। आपकी वो ताकत कितनी बढ़ा पाते हैं, अध्यादेश के खिलाफ वो कितनी मजबूती से अपनी बातों को रख सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अखिलेश की मुलाकात में क्या कुछ निकल के आता है। बिल्कुल, देखिए जोया, अगर हम बात कर ले आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो यहाँ पर मौजूद रहेंगे अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ आतिशी भी रहेंगी, राघव चड्ढा रहेंगे, संजय सिंह रहेंगे, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव। क्या और कोई भी इस मुलाकात में शामिल होने वाला है? देखिए आयुषी, अभी फिलहाल जो हमारे पास अधिकृत जो मैसेज आया है वो यही है कि उसमें अतिशी जो शिक्षा मंत्री वो शामिल होंगे, राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद वो शामिल होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद यूपी के प्रभारी भी हैं संजय सिंह, वो भी शामिल होंगे। और लगातार यही डेलीगेशन लगातार जिसने भी मुख्यमंत्रियों से मिला है या फिर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिला है, वो लगातार यही डेलीगेशन उनके साथ साथ चलता रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सत्येंद्र तो हालांकि जमानत पे निकले हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया जो उनके कद्दावर नेता माने जाते वो लगातार जेल में है। तो ऐसे में उनके पास जो चेहरा है वो यही चेहरा है जिसको लेके वो अपने प्रतिनिधित्व के तौर पे आगे बढ़ते हैं, और इसी बल पे अपने आगे बढ़ रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों से सबसे मिल रहे हैं, मुलाकात करें, उद्धव ठाकरे। बिल्कुल जया, देखिए आज ये मुलाकात होने जा रही है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, और क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलता है ये देखना होगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि विपक्षी दल एकजुट होने की नाकाम कोशिश कर रहा है। विपक्षी दलों का एजेंडा कुछ नहीं है, इनका एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि कैसे वो सत्ता का सुख हासिल कर पाए। देखिए, आम जनमानस जानता है कि ये जो विपक्षी दल एकजुट होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उस एकजुटता का एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा समाज की, देश की जनता की भलाई नहीं है। उस एकजुटता का एजेंडा विपक्षियों का यह है कि किस तरीके से वो एकजुट होकर सत्ता का सुख हासिल कर पाए। क्या उनको प्रदेश, देश के विकास से कोई मतलब है? क्या उनको जनता की भलाई से कोई मतलब है? क्या उनको नौजवानों के उत्थान से कोई मतलब है? इन तमाम जनता से जुड़े मुद्दे से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कल तक यही विपक्षी दल जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते थे, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते थे, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते थे, आज वो किस भाव से एकजुट हो रहे हैं जनता जानती है। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में अमरावती बिल्डर पर छापा। बिल्डर पांडे ब्रदर्स के घर को आईटी ने घेरा है। आईटी की बड़ी टीम दोनों बंगलों पर मौजूद, ऑफिस और अन्य स्थानों पर भी रेड। ऑटो मूवर्स वाले तलवार ब्रदर्स पर भी रेड। ये बड़ी जानकारी, ऑफिस और अन्य स्थानों पर देखिए रेड की जा रही है। ये बड़ी जानकारी, ऑटो मूवर्स वाले तलवार ब्रदर्स की रेड लखनऊ में अमरावती बिल्डर्स पर
छापा। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। पांडे ब्रदर्स के घर को आईटी ने घेरा है और आईटी की बड़ी टीम दोनों बंगलों पर मौजूद, ऑफिस और अन्य स्थानों पर भी रेड। तो स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए कई जगहों पर लगातार रेड चल रही है, क्या अभी भी ये रेड चल रही है? सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरीके से रेड डालने का जो तरीका था वो निश्चित से बड़ा अद्भुत था, क्योंकि एक साथ टीम ना करके धीमे धीमे टीमें गई और जो इनका गोमती नगर में विपुल खंड स्थित जो बंगला है अमरावती बिल्डर्स का, उस बंगले में ये अब लखनऊ का बहुत पॉश इलाका कहा, उस इलाके में लगातार 3 बंगले बने हुए हैं जहाँ पे छापा मारी हुई है। और आपको बता दें कि जो टीमें गई, टीमों ने बहुत ही सहूलियत से अंदर एंट्री की और साथ ही साथ ये भी स्थिति थी कि जो पुलिस सुरक्षा ऐसी की गई जो सादे में, अधिकांश लोग सादे में थे और वे लोग वहाँ पे जाने के बाद अंदर गए, उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाने के बाद एंट्री की और बाहरी लोगों के आने के पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, केवल घर के ही लोग अंदर हैं, बाकी पुलिस व्यवस्था है। अभी जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या रेड जारी है, जो पांडे ब्रदर्स हैं इनके यहाँ पे लगातार अभी जांच चल रही है और छापेमारी की जा रही है। अभी इसी प्रकार ऑटो मूवर्स जो है, ये इनके पास ऑटो मूवर्स के पास जो ये तमाम एजेंसियां हैं जो कि बड़े व्हीकल्स की, जैसे कि महिंद्रा की है और इनकी तमाम अन्य काम भी है, इनका बिल्डर का काम भी करते हैं ये ऑटो मूवर्स वाले और तब सरकारी संस्थानों में सप्लाई का काम भी करते हैं। तो ये दो इनके अलावा भी कई अन्य स्थानों पर इनकम टैक्स छापे मारे गए हैं, उनकी जानकारी थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन छापेमारी लगातार आज जो है कम से कम 8 स्थानों पर मारे जाने की सूचना अभी तक मिली है। अब कहाँ छापेमारी है ये आपको जानकारी बाद में दे पाऊंगा। जी बिल्कुल अनिल के, देखिए घर की रेड की जा रही है, क्या अभी कुछ निकल करके सामने आ पाया है? कितने बजे से ये रेड शुरू हो गई थी? छापेमारी कितने बजे से? 9 बजे के आसपास पहली टीम वहां पहुंची थी। उसके बाद लगातार उनके जो टीम के सदस्य थे वो बढ़ाए जाते रहे और ये एक साथ अन्य स्थानों पे छापामारी की गई थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहां छापेमारी की गई वहां पे रेड अभी चल रही है। अभी अंदर कितना रुपया मिला है, कितनी संपत्तियों की जानकारी मिली है, कितनी नहीं मिली है, ये अभी ऐसा इनकम टैक्स के अफसरों का कहना है कि शाम को वो ब्रीफ करेंगे और वो मीडिया के सामने मुखातिब होंगे कि अब तक कितनी जानकारी कहां छापेमारी मिली है और क्या है, मतलब इसको पूरी डिटेल शाम को ब्रीफिंग के बाद ही बताया जा सकेगा। बिल्कुल अनिल के, शाम का इंतजार है, देखना होगा क्या ब्रीफिंग होती है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए, साथ ही मंदिर परिसर पर विराजमान समस्त देवी देवताओं को नमन किया। आपको बता दें दर्शन पूजन नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने कराया। इसके बाद मंत्री ने मंदिर से ही निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर को निहारा और नजदीक जाकर निर्माण कार्यों के साथ गुणवत्ता भी परखी। उन्होंने कहा कि विंध्य कॉरिडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में समय निर्माण कार्य पूर्ण करने के साथ गुणवत्ता और फिनिशिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर में बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के न आने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि बैठक में अधिकारी क्या शादी का व्यवहार लेने आए हैं क्या? कोई अफसर कानून से बढ़कर नहीं, मीटिंग का मजाक बना रखा है। उन्होंने मौके पर ही एसीएस ऊर्जा, एडीजी, पीडब्ल्यूडी मंत्री को फोन कर शिकायत करते हुए कहा कि जवाब तलब करने के निर्देश किए। अपर सचिवों का फोन पहुंचते ही पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, केस्को एमडी मीटिंग में पहुंचे, जहां सभी अधिकारियों ने माफी मांगी। कानपुर नगर में विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा हुई है। कानपुर नगर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए डेवलपमेंट के मोर्चे पर हम नंबर 1 पर काम करेंगे, कानून के व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर काम करेंगे और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रखना हमारी जिम्मेवारी है। कुछ कमियों को दूर करने के हमने निर्देश दिए हैं, शीघ्र ही आपको और अच्छा मिलेगा। जो मतलब अफसर
मतलब गायब थे, उनका क्या देखिए, करेंगे? जो लोग समय से बैठक में नहीं पहुंचे हैं या नहीं आए हैं, जिलाधिकारी महोदय उनको एक नोटिस जारी करके पूछेंगे और यदि पर्याप्त कारण नहीं है तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि या अन्य कार्रवाई करने पर हम काम करेंगे। बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद की घटना ने सबको चिंतित कर दिया है कि गेम के जरिए एक पाकिस्तानी ऐप यूथ क्लब से कुछ नौजवान जुड़े और उनको धर्मांतरण करने के लिए लालच का सहारा लिया गया और प्रलोभन दिया गया। इस्लाम मजहब में स्पष्ट है कि लालच और डराकर या दबाव डालकर किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण कराना जायज नहीं है। अगर पैगंबरे इस्लाम की पूरी जिंदगी देखे तो उनकी जिंदगी में कोई भी इस तरह की एक घटना नहीं हुई। उनके अखलाक, मोहब्बत और प्यार से ही लोगों ने धर्म तब्दील किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में नौजवान गेम के जरिए धर्मांतरण कराए गए ये पाकिस्तानी ऐप हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी ऐपों के जरिए आतंकवादी गतिविधियां भी की जाती रही हैं। ये देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। गाजियाबाद की घटना ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए मैं आज अपने मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो पाकिस्तान द्वारा संचालित किसी भी एक को, किसी भी नेटवर्क सोशल साइट को कतई न देखें और न ही वहां के दानिश्वरों के जरिए लिखी गई किताबें या तकरीरें न सुने। और मैं वालिदैन से भी कहूंगा कि अपने बच्चों पर खास तौर पर ध्यान दें, उनकी एक्टिविटीज और उनकी सरगर्मियों पर भी नजर रखें कि क्या चीज वो पढ़ रहे हैं और क्या चीज वो देख रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी अलग अलग साइट और अपने अपने अलग संगठनों के नाम से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। उनमें मौलाना तारिक जमील, डॉक्टर असरार अहमद और डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोग शामिल हैं। इन लोगों का लिटरेचर न पढ़ा जाए और चूंकि इनके लिटरेचर में इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को बहुत जगह हाईलाइट किया है। चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।